आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 10 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश, सातवाहन वंश और गुप्त साम्राज्य। और ये अपने रीट के अंतर्गत भी काम आने वाला टॉपिक है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं शुंग वंश से। इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। पुष्यमित्र ने अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। इसके बाद हम बात करते हैं सातवाहन वंश। आंध्र कोष्टक में देखिए, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिमुक के उपरांत शातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। शातकर्णी प्रथम की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। इसके बाद देखिए, सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री शातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए। ये गुफाओं के नाम हैं, जिनमें कार्ली का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। अब हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। 275 से 550 ईस्वी तक। 275 ईस्वी में गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का परपौत्र कहा है कि वह श्रीगुप्त का परपोता था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी, यानी महाराज की उपाधि नाम से उनको जाना जाता है। फिर देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की तथा लिच्छवी वंशज कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 300 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो गुप्त वंश के गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखिए, समुद्रगुप्त 335 से
380 ईस्वी। समुद्रगुप्त का आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना 2 आपके राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आटविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य और शक 6 कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। समुद्रगुप्त कविराज भी कहा गया है। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भक्त था। फिर देखिए तीसरे नंबर पे आपके है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद में है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बाद है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया था। फिर है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कि गुप्त वंश में कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हुई। तो देखिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का अत्यधिक महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इसके बाद में देखो समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रश्न दिया। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाइयान भारत आया। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था और राजकाज की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो कि कालिदास द्वारा विरचित है, रघुवंशम महाकाव्य कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर,
तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। गुप्त काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। उसके बाद में है गुप्तकालीन समाज कि उस समय समाज कैसा था। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां मूर्धावशिक्त, करण, अंभष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आया। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो इस प्रकार देखिए, आज हमने शुंग वंश, सातवाहन वंश और जो गुप्त साम्राज्य है गुप्त वंश, इनका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।